जी सकीना आ गई आप। जी सर। अच्छा, ऑल राइट। तो हम बात कर रहे थे अब नेचुरल बैरियर्स टू एंट्री की। तो नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री। और आर्टिफिशियल से समझ ही आ रही है कि दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट बाय नेचर, दे आर क्रिएटेड पर्पसफुली या इंटेंशनली। तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंड सप्लाई पहला एंट्री बैरियर आ रहा है, ये क्या है कि इन दिस सिचुएशन मोनोपोलिस्ट इज ए रिटेलर। तो अब जब मोनोपोलिस्ट को ये लगता है कि देयर इज ए थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट, कि एक नई कोई दुकान खुलने वाली है मेरे साथ, तो कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो जो उसके सप्लायर्स होती है ना, जो उसको चीजें प्रोवाइड करते हैं, वो उनको कहता है सबको कि उनको एक किस्म का थ्रेट करता है कि यू वोंट बी सप्लाइंग टू द न्यू एंट्रेंट, अदरवाइज आई वोंट बाय फ्रॉम यू। जब वो ये कहता है तो ऑफ कोर्स एक अनसर्टेनिटी है कि एक नया दुकानदार अगर आएगा या बिजनेस आएगा, वो चलता है नहीं चलता, लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो अब सप्लायर्स को ये फियर होता है कि यार अगर ये नहीं लेगा तो पता नहीं नए बिजनेस से लोग लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं, तो हमारी चीजें कौन फिर खरीदेगा, ये तो हमारी सारी चीजें खरीद लेता है। तो वो इस चक्कर में क्या होगा कि वो नई फर्म को सप्लाई नहीं करेंगे। तो नई फर्म मौजूद होगी, जब सप्लाई ही नहीं आ रही, तो ऑफ कोर्स नई फर्म किस तरह से ऑपरेट करेगी, वो नहीं कर सकती। तो ये इवेंचुअली या वो एंटर हो नहीं पाएगी, या एंटर होगी तो निकल जाएगी। तो क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि सप्लायर्स आर नॉट विलिंग टू सप्लाई टू हिम या टू हर, जो भी ओनर है फर्म का। तो ये एक आर्टिफिशियल बैरियर हमें नजर आ रहा है। इसी तरह प्रीडेटरी प्राइसिंग, मैंने आपको बताया था कि हम जब प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग पढ़ी थी, हमने उसमें डिस्ट्रक्शन प्राइसिंग पढ़ी थी। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग भी मैंने उसमें ऐड कर दिया था। ये वही है, ये मोनोपोलिस्ट ही कर सकता है जिसका इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है कि वो अगर एक आधा महीना लॉस पे भी अपनी चीजें बेच देगा, बाय लोअरिंग डाउन द प्राइस टू अ वेरी लो लेवल, तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन नई फर्म तो सरवाइव नहीं कर सकती ना उस प्राइस पे जिस पे मोनोपोलिस्ट बेच रहा है, क्योंकि उसका तो अभी प्रॉफिट स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। तो ऑफ कोर्स वो फिर मार्केट में नहीं सरवाइव कर सकता, या एंटर होगा तो निकल जाएगा। अच्छा, फिर एक्सक्लूसिव डीलिंग, ये आर्टिफिशियल बैरियर वो है जिसमें मोनोपोलिस्ट जो है ना वो सप्लायर है। ठीक है। तो अब अगर लेट्स से कि आप एक मोनोपोलिस्ट हैं, आप लेट्स से कॉटन ग्रो करती है फॉर एग्जांपल, तो एक और कॉटन फार्मिंग बिजनेस है ना, वो इज प्लानिंग टू एंटर दैट रीजन। तो आप कहते हैं अच्छा यार, ये तो अब ये भी कॉटन बेचेगा तो मेरा तो शेयर कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो वो फिर अपने रिटेलर्स को कह रहा है या मैन्युफैक्चरर्स को कहता है कि आपने इस नई फर्म से चीजें नहीं लेनी। तो अब आप जो मोनोपोलिस्ट है वो, क्योंकि monopoly है, वो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है ना। अगर फार्मिंग बिजनेस की बात ना भी करें, हम मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर एक और अगर आ रहा है और एक मोनोपोलिस्ट मैन्युफैक्चरर पहले से मौजूद है, तो वो बाकी सारे retailers को कह देता है कि भाई आपने इस ब्रांड की आइटम्स अपनी दुकान पे नहीं रखनी, वरना आई वॉन्ट सप्लाई टू यू। अब उसे पता है कि यार दुकान पे तो लोग आते ही ये ब्रांड लेने हैं। तो अब नया वही बात, नया मैन्युफैक्चरर आएगा, उसका ब्रांड लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता, हाउ वुड मार्केट रिस्पॉन्ड टू इट। तो वो एक फियर है जिसकी वजह से वो फिर अब नया मैन्युफैक्चरर मौजूद है, वो चीजें बना रहा है, और पॉसिबल है कि वो अच्छी भी है, लेकिन दुकानदार रख नहीं रहा। तो अब नई फर्म के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ वो सेल करे। या तो वो नई फर्म अपनी रिटेल आउटलेट भी खोल ले, अगर इतने फंड्स हैं उसके पास, और वो पैरेलल दोनों सेक्टर्स की बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, यानी कि सेकेंडरी भी और टर्शरी भी, तो फिर तो पॉसिबल है। अदरवाइज आम बिजनेस के लिए ऑपरेट करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि नो नो शॉपकीपर वुड बी विलिंग टू कीप द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट न्यू फर्म। तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह मैंने जो कॉटन आपको ग्रोइंग फार्म की बात की, उसमें भी हो सकता है कि आपकी टेक्सटाइल अगर फर्म है, और मतलब आपका कॉटन फार्म है और टेक्सटाइल फर्म आपसे कॉटन लेती है, तो अब अगर आपको लगता है एक कॉटन ग्रोइंग फार्म फार्मिंग बिजनेस एक और आ रहा है, तो आप टेक्सटाइल फर्म से कह देते हैं जो आपके कस्टमर्स हैं कि भाई आपने कॉटन इनसे नहीं लेनी, अदरवाइज आई वोंट सप्लाई टू यू। अब उनको पता है कि इसकी कॉटन टॉप क्वालिटी की है, और इट दैट वाज द ओनली कॉटन ग्रोअर इन दैट मार्केट। तो लोगों को तो एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो गया, हमारी क्वालिटी
जो है ना वो अप टू द मार्क होती है। अब नया कॉटन नई फर्म से लेंगे तो हु नोज कि वो किस तरह की क्वालिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आते फिर वो नए कॉटन ग्रोइंग फार्म से भी चीजें नहीं लेंगे। तो फिर वो कॉटन ग्रो करके क्या करेगा वो नई जो फॉर्म है। तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एज वेल एंड इट विल एक्ट एज एन आर्टिफिशियल एंट्री बैरियर। फिर फुल लाइन फोर्सिंग ये अपने बिजनेस में भी पड़ा हुआ है प्रोडक्ट लाइन के नाम से। प्रोडक्ट लाइन होती है शायद हाँ ए लेवल में होता है उसे। प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि एक बिजनेस जो है ना वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करता है। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है और उसके बाद एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अम, आपके सैमसंग को ले लो तो सैमसंग की एलईडी भी होती है, उनका टीवी भी होता है, उनका माइक्रोवेव भी होता है, उनका सेल फोन भी। तो ये प्रोडक्ट लाइन हो गई ना, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। तो अब हर फर्म चाहती है उसके सारी रेंज जो है ना वो बिके। अच्छा, इसी तरह से और भी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी ये चलता है। एप्पल को आप ले लो, एप्पल की आई वॉच भी है, उनका लैपटॉप भी है, उनका फोन भी है। तो एप्पल के वो ईयरबड्स भी आते हैं। तो ये भी उनकी इस तरह रेंज हमें नजर आ रही है। तो आप पेप्सी और को ले लो, कोक को ले लो, तो पेप्सी में भी आपको ये लेज नजर आती हैं, वो चीटोज है उनका। फिर इनका ये एक्वाफीना या पता नहीं जो मिनरल वाटर की बॉटल है वो आ जाती है। फिर उसके अलावा स्लाइस जूस है जैसे वो आ जाता है। तो ये भी इनकी रेंज है। तो अब ये क्या कहते हैं, अब होता है कि एक फर्म अगर प्रोड्यूस कर रही है तो अब वो हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट्स जो है ना वो सारे अच्छे ना हो। ठीक है, और कुछ अच्छे हैं, टॉप क्वालिटी के हैं, और कुछ जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर मार्केट वो क्या कहता है दुकानदार से, मोनोपोलिस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर है ना, मोनोपोलिस्ट इस केस में। तो वो ये कहता है कि भाई आपको मेरी पूरी रेंज रखनी है, कि वो पॉपुलर हो या ना हो, आपको मेरी सारी रेंज रखनी है जितनी मैं बनाता हूँ, ताकि कोई भी और फर्म किसी भी और प्रोडक्ट के थ्रू जो है ना मार्केट में एंटर ना हो सके। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं तो कोई चिप्स के थ्रू जो है ना वो मार्केट में एंटर हो जाए और बाद में सॉफ्ट ड्रिंक भी बनाना शुरू कर दे। तो उसके लिए मोनोपोलिस्ट फिर क्या करता है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। जैसे हमने बात भी की थी कि मोनोपोलिस्ट जो है ना वो एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील नहीं करता, वो मल्टीपल वैरायटी बनाता है ताकि कोई भी फर्म जो है ना वो एंटर ना हो सके किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू जो कि उससे लिंक्ड है या ना भी लिंक्ड हो। तो जब सारी रेंज फर्ज किया कि आपने दुकानदार ने आपकी रख ली, जूस भी आपका रख लिया, सॉफ्ट ड्रिंक भी आपकी रख ली, स्नैक्स भी आपके रख लिए, चिप्स आपके रख लिए। तो अब कोई दूसरी फर्म आती है जी हमारे चिप्स रख लें, तो वो दुकानदार क्या कहेगा कि जी ऑल द शेल्फ स्पेस हैज बीन ऑक्यूपाइड, जी हमारे पास जगह ही नहीं है, हम रख ही नहीं सकते जी, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब रोक नहीं रहा मोनोपोलिस्ट यहाँ पर, वो सिर्फ ये कह रहा है मेरी सारी रेंज रखें। तो भाई सारी रेंज उसकी रख दी, तो अब दूसरे फर्म की या ब्रांड की रेंज रखने का उनके पास जगह ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स फिर वो प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक हो जाता है फॉर द न्यू फर्म टू सर्वाइव, कि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ बेचे, अनलेस अनटिल दे हैव देयर ओन रिटेल आउटलेट। वरना तो मुमकिन उनके लिए नहीं है। तो ये भी एक तरीका है एंट्री बैरियर क्रिएट करने का। अच्छा, अब उसमें ये भी है ना फुल लाइन में कि अगर कोई आपका अनपॉपुलर ब्रांड भी है, आप कहते हैं भाई ये भी रखो, क्यों? क्योंकि अब उसे ये डर है ना मोनोपोलिस्ट को कि कोई फर्म है जो मार्केट में एंटर होना चाह रही है, किसी तरीके से हो जाएगी। तो वो कह रहा है भाई आप जैसे है कि पेप्सी वाले कहते हैं जी पेप्सी रखें, ओके, और पेप्सी के साथ जो है ना वो आपने हमारे लेज भी रखने हैं, एग्जाम्पल है। तो अब लेज इतने पॉपुलर नहीं है अगर, तो वो कहेगा भाई अगर आप लेज नहीं रखेंगे तो मैं आपको पेप्सी भी प्रोवाइड नहीं करूंगा। उसे पता है कि भाई आधी सेल तो पेप्सी की होती है, तो मुझे लेज भी रखने ही पड़ेंगे। तो वो फिर इस तरह से आ, ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है जिससे फिर कोई दूसरी फर्म किसी और प्रोडक्ट के थ्रू भी मार्केट में या उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के थ्रू भी मार्केट में एंटर नहीं हो पाती। तो ये है आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री। फिर ये ना पेपर में सवाल भी आता है कि 8 नंबर का आ सकता है कि डिस्कस वेदर मोनोपोलीज आर ऑल बैड। तो मोनोपोलीज में बैड क्या है वो तो हमने ऊपर पढ़ा है शायद, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना मोनोपोली यस में सर पर है। हाँ, वो हमने ऊपर पढ़ लिया कि मोनोपोली में ये डिसएडवांटेज पढ़े। तो अब आपको जारी बता, अगर 8 नंबर का सवाल आता है तो फिर ये भी तो बताना है ना कि मोनोपोली ऑपोजिट साइड भी तो बतानी है कि मोनोपोली बैड नहीं भी होती समटाइम्स। तो वो ये है कि वो क्या कि जैसे एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल,
क्यों, इसको जरा मैं डेवलप करोगे कैसे, ये क्या है? मतलब एक तो ये कि इकोनॉमी स्केल क्यों आती है मोनोपोलिस्ट? Sir, because he's the only supplier in the market. हाँ वो तो बात सही है, लेकिन इकोनॉमी स्केल ओनली सप्लायर होने से तो नहीं अचीव होती, वो होती है आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब लार्ज होता है, आप बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं। तो जब मोनोपोलिस्ट अकेला है और पूरी मार्केट को उसी ने सप्लाई करना है, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी अ बिग फर्म ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल, तो इसीलिए उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो अचीव होता है, जैसे कि बल्क बाइंग का एडवांटेज है। तो उसकी वजह से जब उसकी कॉस्ट कम होगी तो वो प्राइसेस भी कम चार्ज कर सकता है, करे ना करे एक और बात है, लेकिन अगर वो करेगा तो फिर लोगों को फायदा हो जाएगा कंपेयर टू कि अगर ज्यादा फर्म्स हो, क्योंकि ज्यादा फर्म्स होंगी तो उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटी होंगी तो उनकी कॉस्ट उतनी कम नहीं होगी, तो वो प्राइस भी उतनी कम चार्ज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मोनोपोलिस्ट ये इरादा कर ले कि मैंने सेल्स बढ़ानी है, तो वो प्राइस को काफी ज्यादा कम कर सकता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, तो ये पास ऑन कर सकता है वो लोअर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स एज वेल। फिर एबल टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए रिक्वायर क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो खैर वो नीचे अब बात हो रही है तो वो मिक्स हो जाएगा। जो मोनोपोलिस्ट है, चूंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो क्योंकि बड़ी फर्म होती है ना, तो इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकता है, यानी कि एक्सपोर्ट्स में कंट्री के इजाफा कर सकता है, compete कर सकता है ना इंटरनेशनल मार्केट में। छोटी फर्म शायद compete नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती, क्योंकि वो जैसे कि हमने बात की है कि वो एक्सपर्ट मैनेजर्स हायर नहीं कर सकती, या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकती जिससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्डाइज हो या इम्प्रूव हो, तो वो छोटी फर्म की बस की बात नहीं है। तो मोनोपोली चूंकि बड़ी फर्म होती है, तो उनके लिए ये आसान काम है टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दैट कैन कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और जो मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज है वो आता है। तो एक अच्छी बात है फॉरेन एक्सचेंज, आपको पता है कि लेटर कंट्री की जो इम्पोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली एसेंशियल इम्पोर्ट्स, ये बात भी मैंने की हुई है आपकी वर्कशीट में, उनको बाय करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि ऑयल हो गया। तो अब ऑयल तो हमें खरीदना ही है, क्योंकि हमारे पास ऑयल नहीं होता, तो उसके लिए ये काम किया जा सकता है। तो मोनोपोलिस्ट उसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। फिर मोनोपोलिस्ट चूंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर सकता है, क्योंकि उसके पास एनफ फाइनेंस होता है, कैपिटल बहुत होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि यू कीप इन टच विद द नीड्स ऑफ द कस्टमर, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट को भी इंप्रूव करते जाते हैं, तो बेटर सेटिस्फाई द कस्टमर, तो कस्टमर को अपग्रेडेड चीज मिलती है, अच्छी क्वालिटी की चीज मिलती होती है। इस बेसिस पे और लिविंग स्टैंडर्ड कस्टमर का ज्यादा बेहतर हो सकता है मोनोपोलिस्ट अगर कोई है। तो छोटी फर्म चूंकि अफोर्ड नहीं करती रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो शायद उतनी तेजी से इंप्रूवमेंट लेके भी नहीं आ सकती प्रोडक्ट में। अच्छा, आगे चलते हैं जी हम, कंपटीशन पॉलिसी आ गई। तो अब ये क्या है जी, कंपटीशन पॉलिसी है कि जिसमें गवर्नमेंट इज अगेंस्ट क्रिएटिंग मोनोपोलीज, यानी कि कंपटीशन पॉलिसी में आप यू स्टॉप ऑल एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। अब ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस क्या होती है बोला, पता है? सर, जो कंपटीशन को मतलब कंपटीशन रिड्यूस करती हैं वो चीजें। कंपटीशन रिड्यूस करती हैं जी, यानी कि जितने भी ये बैरियर्स जो क्रिएट मोनोपोलिस्ट करता है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, ताकि कोई फर्म मार्केट में एंटर ना हो सके। अगेंस्ट द कंपटीशन जो भी प्रैक्टिस होगी वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कहलाएगी। तो और वो डोमिनेंट फर्म ही करती है, वो मोनोपोली भी हो सकती है, और उसके अलावा जो दूसरी टाइप्स हैं वो भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट फिर उनके खिलाफ पॉलिसी जो बनाती है ताकि ऐसा ना हो, उसको कंपटीशन पॉलिसी कहते हैं, जिसमें फाइन्स एंड पेनल्टीज भी लगा सकती है। अगर कोई फर्म रोक रही है किसी फर्म को एंट्री बैरियर क्रिएट करके, या अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मोनोपोली बिल्कुल भी फायदा नहीं दे रही लोगों को, तो उसको ऊपर जबरदस्ती ब्रेकअप कर देते हैं। मतलब उसको मतलब मोनोपोलिस्ट को कहते हैं इसको सेल करो और पेमेंट आपको मिलेगी, लेकिन फोर्सफुली। और वो उसको क्या करते हैं, उसको तोड़कर एक फर्म को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो एक फर्म 10 फर्म्स की शक्ल में सामने आए, और फिर लोगों को चॉइस भी मिलेगी और मोनोपोली नहीं रहेगी ऑफ कोर्स। तो ये कर सकते हैं।
फिर प्राइस एंड क्वालिटी की रेगुलेशन, ये भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जैसे मैंने आपको बताया था रेगुलेटेड मोनोपोलीज होती है कि गवर्नमेंट लॉ पास कर देती है कि आप इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, आप इससे कम क्वालिटी पे प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, क्योंकि मोनोपोलीज जो है ना, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो अपनी प्राइस को इंक्रीज करे टू अ वेरी हाई लेवल टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर, और इसी तरह अपनी क्वालिटी को बहुत कम भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट पर रेगुलेट करती है और स्टैंडर्ड सेट कर देती है ऑफ द प्राइस एंड द क्वालिटी एज वेल। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल। इसकी भी एमसीक्यूज आपको मैं जल्दी ही भेज दूंगा। अच्छा, हम आगे 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 हम चले जाते हैं जी, किस पे जी, चैप्टर 4, यानी कि अब हम आगे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो मैं इसको मैंने बंद कर दिया है और मेरा स्लाइड शो से इसको हम जरा शुरू करते हैं। मैं इसको अभी निकाल रहा हूँ स्लाइड। जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ये हमारा पास जो चैप्टर है, यहाँ से हम इसको देखते हैं। मैं बहरहाल उसको एनीवे खोल लेता हूँ ताकि आपने नोट्स वहीं से पढ़ने हैं ना, तो आपको ताकि पता चलता रहे कि मैं क्या करवा रहा हूँ, ताकि हम इसको जल्दी कवर कर सकें। ओके, ऑलराइट। अब मैक्रो आ गया, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है जी, क्या होती है, क्या फर्क है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बता दो। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की बात होती है, और माइक्रो में सिर्फ इंडिविजुअल फर्म्स और हाउस होल्ड्स। हाँ जी, बिल्कुल सही है, यानी कि उसमें इंडिविजुअल्स की बात होती है। वो कोई एक फर्म हो सकती है, वो कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक फर्म हो सकती है। सही बात है आपकी। और मैक्रो में आप इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं, तो उसमें फिर अगर मैं इनकम ऑफ अ पर्सन की बात करूं, तो वो वहां पे नेशनल इनकम आ जाएगी। आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन फर्म की बात करूं, तो वहां जीडीपी आ जाएगा, आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द फर्म्स इन द कंट्री। इस तरह मैं किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात करूं तो ये माइक्रो है, लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं या प्राइस लेवल की बात करूं कि जो जितनी चीजें बिक रही हैं मार्केट में उनका ओवरऑल प्राइसेस क्या हैं, तो वो फिर, और उसमें इन्फ्लेशन भी आ जाती है, तो वो मैक्रो में चलेगा। राइट, ओके, तो आपको ये आइडिया है। अब तो इसमें हम पढ़ने लगे हैं। ये मैं आपको जो दिखा दिया कि ये हमारे पास 4.1 और 2 है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट और द मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैक्रो इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल और मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, मतलब गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कैसे करती है कि वो इकोनॉमिक एम सेट कर देती है कि अगर आपने कंट्री को, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, तो देर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव, उनको अचीव करेंगे, तो इसका मतलब है कि पब्लिक वेलफेयर भी होगी और इकोनॉमी भी इम्प्रूव करेगी, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो वो अगर हम देखें, तो पहले मिक्स इकोनॉमी की अगर हम बात कर लें इस कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि गवर्नमेंट आ रही है, तो मिक्स इकोनॉमी क्या होती है भला? where both public and private sector exist and resources are owned by both of them. बोथ होते हैं, बिल्कुल आपने सही बात की है। तो ये मिक्स इकोनॉमी जो आपको पता है, फायदे नुकसान भी हमने देखे हुए हैं। गवर्नमेंट, अच्छा अगर मैं कहूँ मिक्स इकोनॉमी का कोई नुकसान, फायदा तो हमें पता ही है, नुकसान भी है कोई? तो नुकसान है, जेल में आता है, यानी कि वो दोनों, मान लिया कि दोनों के एडवांटेजेस तो अचीव करती है, प्लान इकोनॉमी का एडवांटेज और मार्केट इकोनॉमी का भी, लेकिन इसका कोई नुकसान भी है। नुकसान ये है ना कि टैक्सेस लेते हैं वो, तो कंज्यूमर भी डिस्करेज हो सकते हैं, वो जो फर्म्स हैं वो भी डिस्करेज हो सकती हैं कि ये जी हम अब हम प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ेगा, तो और इंडिपेंडेंस कम हो जाती है। तो ये तो है ना, मैंने मिक्स इकोनॉमी में, यानी कि मिक्स इकोनॉमी तो इंटरफेयर कर सकती है प्राइवेट सेक्टर में भी। तो ये इस लिहाज से हम जरूर बात कर सकते हैं इसमें।
अच्छा, फिर अच्छा, गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड एम्प्लॉयर। अच्छा, गवर्नमेंट कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है और एम्प्लॉयर भी है। गवर्नमेंट कंज्यूमर कैसे है, बता सकती हो आप? गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर काम करती है, कहाँ करती है काम? सर शायद इसमें कि अगर उसको स्कूल्स वगैरह बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए मटेरियल वगैरह तो चाहिए होगा। हाँ चाहिए होगा, ये बात आपकी सही है। वो बनाएंगे, लेकिन वो तो वहां पे फिर कंज्यूम तो नहीं कर रहे ना, वो तो प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं, तो वो तो प्रोड्यूसर हुए फिर। कंज्यूम का मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने ऑफिसेज को रन करने के लिए जो चीजें चाहिए हैं, जैसे उन्हें बिल्डिंग चाहिए ताकि वो अगर वहाँ का कोई रेंट देते हैं ताकि वो ऑफिसेज को ऑपरेट कर सकें, उनको जैसे स्टेशनरी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंज्यूम कर रही है अ, अ, तमाम चीजों को। तो ताकि फिर आगे बाद में फिर अवाम यानी कि अवाम के वेलफेयर के लिए कोई कुछ किया जा सके। प्रोड्यूसर भी है गवर्नमेंट, अगर खुद प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, तो ऑफकोर्स वहां पे गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रही है। वापडा है, जैसे पाकिस्तान रेलवे है, तो प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रही है। एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हायर भी करती है। पब्लिक सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉय होते हैं आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट जो है वो एज एन एम्प्लॉयर भी काम करती है, यानी कि इट एम्प्लॉयज पीपल। सबको तो नहीं करती, लेकिन करती तो है ना। और पब्लिक सेक्टर काफी इतना छोटा भी नहीं होता, तो ये भी हमें समझ आती है। फिर ये कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, तो और गवर्नमेंट, या जिसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलते हैं, मतलब जहां पर when amount is spent on the people of the country by the government, तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाएगा या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहलाएगी। तो वो दो तरह के हमें नजर आ रहे हैं, करंट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट के दो तरह की स्पेंडिंग करती है, और वो उनमें से एक है, ऑफ कोर्स अवाम के लिए खर्चा करना होता है, अपने ऊपर तो नहीं करना होता। अब इसमें करंट एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिकरिंग एक्सपेंडिचर, आपको नजर आ रहा है ना, रिकरिंग एक्सपेंडिचर। तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है? रिकरिंग जो बार बार आता है, आपको वेजेस देनी है एम्प्लॉयज को, आपको पेन की कॉस्ट है, पेपर स्टेशनरी वगैरह जो भी है, फिर रनिंग कॉस्ट है, उसमें बिजली का बिल दे रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं, वो रेंट दे रहे हैं। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो बार बार आने हैं आपको। इट्स नॉट दैट यू पे वंस एंड देन यू कैन गेट द बेनिफिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू हैव टू पे ऑन रेगुलर बेसिस। वो मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी हो सकता है। तो वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है और ये गवर्नमेंट को पे करना ही होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो आप कह लो कि अम, ये हम जैसे इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो इसमें गवर्नमेंट स्पेंड वंस, बट गवर्नमेंट गेट्स अ बेनिफिट ऑफ कोर्स फॉर द पीपल जो भी वो स्पेंड कर रहे हैं, वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने रोड बना दिया तो रोड का फायदा बहुत लंबे अरसे तक हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी इसी तरह कोई डेवलप कर लिया आपने, या कोई डैम बना लिया आपने, कोई फ्लाईओवर बना लिया है, तो कोई स्कूल बना लिया है, कोई हॉस्पिटल बन गया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि अब बन गया ना, रोज रोज तो नहीं बनाना। हाँ, उसमें जो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की करनी है आपने, रोड की करनी है आपने, डैम की करनी है, तो टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है, ये है जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे होंगे और ये करंट में आएंगे। लेकिन जो सेटअप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, रोड डैम वगैरह का जो खर्चा आ रहा है, ये सब कैपिटल में आएगा, क्योंकि इसका फायदा फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगा। अच्छा, फिर व्हाई डज गवर्नमेंट स्पेंड? अब वो हमने बात तो की थी कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है एक तो टू प्रोवाइड पब्लिक एंड मैरिड गुड्स, इन दोनों के बारे में आपको पता है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट पब्लिक और मैरिड गुड्स प्रोवाइड करने के लिए स्पेंड करती है, क्या वजह है, क्यों करती है गवर्नमेंट पब्लिक और मैरिड गुड पे खर्च ना करे? इससे बिकॉज वो प्राइवेट सेक्टर से प्रोड्यूस नहीं करता, बिकॉज दे आर अनप्रॉफिटेबल। प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि वो अनप्रॉफिटेबल है। वेरी गुड, पब्लिक गुड के केस में तो आप ये कह सकती हो, बिल्कुल सही है ये। क्योंकि उसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर चार्ज नहीं कर सकता हर एक को, तो वो यूजिंग इट, ये तो ठीक है। मैरिड गुड्स क्यों प्रोवाइड किया जाती है, वो अनप्रॉफिटेबल क्यों है?
मतलब आप देखते नहीं हो, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो प्रॉफिट में नहीं चलते वो। तो ये गवर्नमेंट को बना क्यों क्यों जरूरत है इसकी? सर क्योंकि इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस वजह से उनको बेनिफिट्स का नहीं पता जो प्राइवेट सेक्टर में जो है, तो इस वजह से गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। बात आपकी सही है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरिट गुड में होती है, तो उसकी वजह से लोग जो है ना वो उसको कंज्यूम नहीं करते उतने मेरिट गुड्स को। अच्छा, दूसरा ये कि मेरिट गुड्स वो होती हैं जिनका बेनिफिट उनको भी होता है, जैसे आपने लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की है। पीपल डू नॉट नो दैट द बेनिफिट विल नॉट बी enjoyed by the person who is using it, but rather it will be extended to other people as well who are not using it. तो एजुकेशन लेकर एक बंदा डॉक्टर बन गया है तो फायदा तो दूसरों को भी दे रहा है। कोई बीमारी से बच गया है तो डिजीज वो अब ट्रांसमिट नहीं हो रही दूसरों को, तो दूसरों को भी फायदा हो रहा है। तो ये मेरिट गुड जो है ना ये करती है, तो चूंकि इसका फायदा दूसरों को भी होता है और प्राइवेट सेक्टर इस चीज को कंसिडर नहीं करता, ना तो प्राइवेट कंज्यूमर कंसिडर करते हैं ना प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस वजह से गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है, बिकॉज इसमें पब्लिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रही होती है, दूसरे लोगों का फायदा ज्यादा हो रहा होता है। एक को प्रोवाइड करेंगे तो फायदा दूसरों को मिलता है, दैट इज वाई। और होता है ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से है, तो गवर्नमेंट इसको फिर प्रोवाइड करती है। अच्छा, टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स समझ आती है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पे, उसके बगैर तो ट्रेड कांट हैपन ना। अगर आपकी अच्छी रोड्स नहीं बनी हुई या कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगी बायर और सेलर में या सेलर और सप्लायर में? तो ये बहुत बुनियादी चीज है, इसके बगैर बिजनेसेस कैन नॉट फ्लरिश। इवन बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स वोंट बी इनकरेज टू इन्वेस्ट इन दैट एरिया जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं। फिर टू प्रोवाइड सब्सिडीज, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होती है ताकि प्रोड्यूसर्स को इनकरेज करें और कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट, लोअर प्राइस रादर। क्योंकि सब्सिडी से प्रोड्यूसर तो ज्यादा बनाएगा लेकिन साथ में प्राइस भी कम करेगा, क्योंकि उसको जो है वो उसकी कॉस्ट शेयर हो रही है बाय द गवर्नमेंट। तो एक ये वजह है ऑफ कोर्स। तो इससे जीडीपी भी बढ़ता है मुल्क का और कंज्यूमर का बेनिफिट भी मैक्सिमाइज होता है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पीपल गेट दोज गुड्स विच दे वर नॉट एबल टू बाय अर्लियर, और वो भी एट एन अफोर्डेबल प्राइस। फिर टू मैनेज मैक्रो इकोनॉमी, और इसी तरह अगर गवर्नमेंट ने बाज़ मैक्रो इकोनॉमी को मैनेज करना, मतलब कि जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मुल्क में अगर बड़ा डाउनफॉल चल रहा है, बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है, नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती है, मतलब किसी भी किस्म का। तो जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जैसे कि रोड ही बना रही है फर्ज किया, तो उसमें फिर वर्कर्स एम्प्लॉय होते हैं ना, वर्कर्स एम्प्लॉय होती हैं तो उनको इनकम मिलती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो फिर चीजें डिमांड करना शुरू करते हैं। मार्केट में फिर पता चलता है कि नाउ देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड, तो बिजनेसेस स्टार्ट कमिंग इन, इन्वेस्टर्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो इस तरह से इकोनॉमी दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो इसमें भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी को मैनेज करने में, पर्टिकुलरली व्हेन इकोनॉमी जो है ना वो इन क्राइसिस, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में मामला चल रहा है, आपको पता ही है कि हालात बड़े खराब चल रहे हैं। तो ये इसलिए जरूरी है। इसी तरह टू मेक ट्रांसफर पेमेंट्स, अब ट्रांसफर पेमेंट्स आपको पता है क्या होती है? नो सर। ट्रांसफर पेमेंट्स को ना का दूसरा नाम होता है फ्री पेमेंट्स। मतलब ये ऐसी पेमेंट्स होती हैं जिनके बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू एंड यू आर गिविंग मी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है? तो अब ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट की जा रही है वो इन रिटर्न ऑफ सर्टेन सर्विसेज की जा रही है। तो इसी तरह आपको दुकान से चीज खरीदते हो तो पैसे देते हो, तो साथ में आपको उसके बदले में प्रोडक्ट मिलता है। तो ट्रांसफर पेमेंट ये है जिसमें आप पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बदले में आपको कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जैसे कि पेंशन। अब एक बंदा रिटायर हो गया और उसे पेंशन मिल रही है, तो वो सर्विसेज देता था यस इन द पास्ट, बट नाउ दैट पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट स्टिल द पर्सन इज गेटिंग अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज फ्री पेमेंट। नथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट। इसी तरह आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को ले लेंगे मंथ, ये वैसे वेलफेयर स्टेट में होता है, पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं हो रहा। आप कनाडा को ले लें, यूएसए ले लें, यूके ले लें, और भी कंट्री हैं, तो उनमें फिर ये होता है ना कि वंस यू आर अनएम्प्लॉयड द गवर्नमेंट स्टार्ट्स पेइंग यू इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कि जब तक नौकरी नहीं मिलती हम आपको पे करेंगे। तो ये जो पे करना है, ये इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट सिर्फ पे कर रही है। तो फ्री पेमेंट दी जा रही है ना, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो रहा है। तो ये भी
ट्रांसफर पेमेंट में ही आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई फर्ज किया किसी बच्चे ने टॉप किया है लाहौर बोर्ड में या पंजाब बोर्ड में, पाकिस्तान में, जहाँ पर भी गवर्नमेंट उसको कैश प्राइज दे रही है, फर्ज किया, तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट में ही आ रहा है ना। उसके बदले में तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये भी इसी में आता है। इस तरह ये गवर्नमेंट ने जो आपको पता है स्कीम शुरू कर देती है, लैपटॉप स्कीम, स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे, है ना ऐसे, पता है ना। यस सर। हाँ, तो जब लैपटॉप भी दिए जा रहे तो जवाब में क्या मिल रहा है उन्हें? कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, मान लिया लैपटॉप के ऊपर, तो गवर्नमेंट लैपटॉप खरीद रही है, फाइन, समझ आती है बात। और लैपटॉप उसके बदले में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो मिल रहे हैं, लेकिन वो मिल रहे हैं लोगों को, तो लैपटॉप मिल रहे हैं उसके बदले में तो कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा उन्हें। तो एक्चुअली पेमेंट तो नहीं है, लेकिन चलो एक लैपटॉप दिया जा रहा है, वो भी तो अमाउंट का ही आता है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा, आगे हम अभी नहीं चलते। अभी आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है।